Assalamualaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of CS432 that is network modeling and simulation. So हमने अपने चैनल पे जो है वो वीक 1 to 13 तक वीडियोस कंप्लीट कर ली हुई हैं. सो बेसिकली आज से जो टॉपिक्स ऑनवर्ड्स हम कंटिन्यू करेंगे वो वीक 14, 15 एंड 16 के होने वाले हैं. ठीक है. सो मेरे पास ये जो PDF है ये आपके हैंडआउट्स की जो है वो ओवरऑल एक PDF की कॉपी है रादर दैन अलग अलग स्लाइड्स. सो यहाँ से हम वीक 14 जो है वो स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले यहाँ पे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स की बात करनी है. प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ रेगुलेशंस होते हैं हमारे पास, जो ये मेक श्योर करते हैं या हमें गाइड करते हैं कि सेंडर किस तरह से पैकेट्स को सेंड करेगा. पैकेट्स यानी कि कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, और रिसीवर जो है वो किन रूल्स को फॉलो करते हुए रिसीव करेगा उनको या नहीं करेगा. मतलब प्रोटोकॉल्स ये होते हैं. एंड रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमें नाम से पता चल रहा है कि इनमें जो है वो हम रिसीवर जो है वो सेंडर के सेंड किए हुए पैकेट्स को रैंडमली जो है वो एक्सेस करेगा. अब यहाँ पे बेसिकली कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल हैं जिनको हम आगे आगे जाके करेंगे. अब आमतौर पे इसका बेसिक आइडिया ये है कि जब नोड के पास कोई भी पैकेट होता है, सेंडर ने क्या करना है कि उसके पास कोई पैकेट अवेलेबल है जो उसने रिसीवर को सेंड करना है, तो वो क्या करेगा कि उसको ट्रांसमिट करेगा फुल चैनल डेटा रेट पे, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज़ करते हुए वो उसको करेगा. ठीक है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उनकी पहले से प्रायर कोऑर्डिनेशन, यानी कि अगर सेंडर और रिसीवर ने आपस में कोऑर्डिनेट करके रूल्स नहीं सेट किए हुए, तो क्या होगा कि कोलिजन्स होंगे. यानी कि सेंडर ने डिसाइड नहीं किया हुआ रिसीवर के साथ कि कौन से पैकेट्स उसने किस टाइम पे सेंड करने हैं एंड ऑल दैट. उसकी वजह से क्या होगा कि कोलिजन होंगे और दो या दो से ज़्यादा पैकेट्स जो हैं वो इकट्ठे सेंड होने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से कोई भी पैकेट जो है वो सेंड नहीं हो सकेगा और अबॉर्ट हो जाएगा, या आपका जो कनेक्शन है या जो लिंक है वो ख़त्म हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं कोलिजन. ठीक है. अब यहाँ पे जो है वो आपको एक ग्राफ दिख रहा है. ये बेसिकली आपको वाई एक्सिस पे जो है वो स्पेस है एंड एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम. अब यहाँ पे जो आपको स्मॉल डॉट्स नज़र आ रहे हैं, पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये आमतौर पे पैकेट्स हैं. और हम जो इसका एक्स वाई को जो है इनके कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करके आपने यहाँ पे ओवरऑल देखना है कि कौन से दो या दो से ज़्यादा पैकेट्स हैं जो सेम टाइम पे सेंड होने की कोशिश करें, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि कोलिजन का कितना चांस है या नहीं. अब अगर पेपर में वो आपसे पूछ ले कि कोलिजन्स जो हैं उनको डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो आपने कहना है कि वोल्टेज में जो है वो चेंज आता है. जब वोल्टेज में कोई चेंज आएगा हमारे ग्राफ से जो है वो हम नोट करेंगे, और वहाँ से जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर वोल्टेज में कोई चेंज आ रहा है तो फॉर एग्जांपल कोई कोलिजन हो सकता है, और अगर एज इट इज़ स्मूथ जा रही है वोल्टेज तो फिर कोलिजन वगैरह का कोई चांस या रिस्क नहीं है. अब अगर वो पूछ ले कि कोलिजन हो गया फॉर एग्जांपल, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पैकेट्स ने जो है वो इकट्ठे सेंड होने की कोशिश की, तो अब कोलिजन हो गया. ठीक है. अब कोलिजन से रिकवर कैसे करना है, उससे बचना कैसे है, तो आपने क्या करना है कि जब दो या दो से ज़्यादा पैकेट्स कोई नोड सेंड करने लगे या डिफरेंट नोड सेंड करने लगे, तो आपने थोड़ी देर के लिए वेट करना है और फिर आपने रुक जाना है, यानी कि थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से डेटा को ट्रांसमिट करना है, फिर से पैकेट को रीट्रांसमिट करना है. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको कहा था कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी एलोहा. एलोहा अब ये कहता है आपने क्या करना है, जस्ट से एज़ यू लाइक इसमें हमने ये नहीं नोट करना कि कौन जो है वो सेंड कर रहा है और चैनल आपके पास आइडल यानी कि फ्री पड़ा हुआ है या नहीं, मैं किस टाइम सेंड करूँ एंड ऑल दैट. बस आपके पास यानी कि सेंडर के पास डेटा है सेंड करने के लिए, वो बस अंधाधुंध जो है वो रिसीवर को सेंड कर देगा. ठीक है. व्हेन एवर एंड वेयर एवर इट डजेंट मैटर कि आपने कोई सेट ऑफ रूल्स या कोई मास्टर क्लॉक फॉलो करनी है. एंड इसीलिए हम कहते हैं कि जो बेसिक एलोहा होता है वो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है. क्यों? क्योंकि इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती. इसमें हमने ये मेक श्योर नहीं करना होता कि सेंडर और रिसीवर जो है वो सेम टाइम पे कोई डेटा ट्रांसमिट करेंगे और इस तरह से. ठीक है. इसीलिए एलोहा के बारे में हम कहते हैं कि इसमें जो पैकेट्स की ट्रांसमिशन है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि पैकेट्स का ट्रांसमिशन रेट और उसका रिसेप्शन रेट इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कोई दूसरा सेंड कर रहा है या नहीं. हाँ, अगर आपसे वो पूछ ले कि एलोहा के ज़रिए से अगर कोई सेंडर वो सेंड कर रहा है पैकेट और रिसीवर ने रिसीव करनी है, तो आया वो सक्सेसफुली रिसीव कर सकेगा नहीं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आपने कहना है कि ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर एक नोड एक पैकेट ट्रांसमिट कर रहा था तो क्या दूसरे उस वक्त अगर नहीं ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो सेंडर का सेंड किया हुआ आराम से रिसीवर जो है वो रिसीव कर लेगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं की हुई, पहले से वो कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे, तो इसलिए जो है वो एज सच हम और कोई रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करेंगे. अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करें, तो आपने ये याद रखना है कि जो सक्सेस या फेलियर किसी भी चीज़ की जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो हम आउट ऑफ 1 यानी कि 1 में से लेते हैं. यानी कि किसी भी चीज़ के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम लेवल पे 0 होगी एंड मोस्ट यानी कि मैक्सिमम जो है वो 1 होगी. तो 0 से 1 के दरम्यान में वैल्यूज़ जो है वो वेरी करती हैं.
एक बात। अब उसके बाद अगर हमने अलोहा की जो है वो सक्सेस प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि सक्सेस बाय गिवन नोड। इसके लिए आपने क्या करना है कि कौन सा नोड ट्रांसमिट कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है किस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से कि आया दूसरे कोई और नोड्स जो हैं वो ट्रांसमिट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलोहा में सेंडर और रिसीवर ने कोई पहले से कमिटमेंट नहीं की होती, तो सेंडर का पैकेट सेंड किया हुआ रिसीवर सक्सेसफुली अगर रिसीव करेगा वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस वक्त कोई और नोड ना कर रहा हो। ज़ाहिर है फिर सारी जगह खाली पड़ी होगी, चैनल आइडल होगा, तो रिसीवर आराम से उसको रिसीव कर पाएगा। तो आप लोगों ने मेन यहाँ पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो इस फार्मूला को देख लेना है, लेकिन बहुत कम चांस है कि इसका कोई न्यूमेरिकल या इस तरह से कोई हार्ड एंड फास्ट वैल्यूज़ वगैरह करके आएँ। मेन जो है वो आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि इस फार्मूला में 1 माइनस पी एंड पी ओवरऑल हैं क्या, एन क्या, एन जो है वो nth पैकेट है जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है वो नोड है। अच्छा, उसके अलावा मेन आप लोगों ने याद रखना है कि अलोहा का जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि उसका सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 0.18, और मैं अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो हम इसको बोलेंगे 18% है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता चला कि जो अलोहा है, सिंपल अलोहा, उसकी कितना वो इनएफिशिएंट है कि वो सिर्फ 18% उसका सक्सेस रेट है एंड बाकी जो हमारे पास बचता है वो उसका फेलियर रेट है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम स्लॉटेड अलोहा का कॉन्सेप्ट लाते हैं। स्लॉटेड अलोहा में क्या करते हैं, हमारा मेन मोटिव ये होता है कि अलोहा को फॉलो करते हुए इतने ज़्यादा कोलिजन्स हो रहे थे, इतने ज़्यादा क्लैशेस हो रहे थे, तो उनको हमने कम से कम करना है। ठीक है, मिनिमम ये लाइक उनको मिनिमाइज़ करना है, उनको रिड्यूस करना है। और उनको रिड्यूस हम कैसे करते हैं, दो तरीके हैं। या तो हम सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, यानी कि हम मेक श्योर करेंगे कि जब सेंडर सेंड कर रहा है डेटा या पैकेट ऑफ डेटा, तो उस वक्त जो है वो रिसीवर उसको रिसीव करने के लिए फ्री बैठा हुआ है एंड वो तैयार है, यानी कि विलिंग है, रेडी है उसको रिसीव करने के लिए। और दूसरा हम ये करते हैं स्लॉटेड अलोहा में कि डिफरेंट स्लॉट्स बना देते हैं, यानी कि जो फ्रेम है, जो आपके पास डेटा का फ्रेम है, उसका साइज़ जो है वो हम डीलिमिट करते हैं, यानी कि रिड्यूस करते हैं। तो जितना थोड़ा कम लेवल का साइज़ का फ्रेम होगा, लाइक फ्रेम का साइज़ होगा, वो ईजीली जो है वो चला जाएगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एंड उसके अलावा क्या होगा कि उसका जो है वो कोलिजन के चांसेस कम होंगे। तो पेपर में वो आपसे पूछ लेगा कि स्लॉटेड अलोहा क्यों बेटर है देन अलोहा, तो आपने कहना है कि जी ये सिंक्रोनाइजेशन फॉलो करता है एंड इसमें कोलिजन्स मिनिमम होते हैं। उसके अलावा कैसे हम फ्रेम साइज़ को डीलिमिट यानी कि रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, अब अगर वो आपसे पूछ ले कि हम क्या मान के चलते हैं, यानी कि हम क्या अज्यूम करते हैं, हमारी अजम्पशंस या सपोजिशंस क्या होती हैं स्लॉटेड अलोहा में, तो आपने कहना है कि स्लॉटेड अलोहा में हम ये कंसिडर करते हैं कि जो भी फ्रेम्स हैं, जो भी पैकेट्स ऑफ डेटा हैं, उन सब का साइज़ सेम होता है। उसके अलावा जितने टाइम के लिए एक पर्टिकुलर फ्रेम फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सेंड होना है, हम ये मेक श्योर करते हैं कि हर किसी को इक्वल टाइम स्लॉट मिले, यानी कि हर किसी को 1 फ्रेम मिलेगा, उसमें सेंडर ने यानी कि एक नोड ने जितने अपने पैकेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करने होंगे वो कर देगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें हम सिंक्रोनाइजेशन इस तरह से मेंटेन करते हैं कि नोड्स को हम कहते हैं कि सिर्फ जब टाइम स्लॉट स्टार्ट होगा तो उस वक्त तुम सेंडर को सेंडर सेंड कर सकता है रिसीवर को, उसके बाद जो है वो उनकी जो स्लॉट है वो सेंड होने के लिए बंद हो जाती है। तो मतलब ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से हम कोलिजन्स को अच्छे से डिटेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि कोलिजन्स का रेट जो है वो हम कम कर पाते हैं। और जब जितने कम कोलिजन्स होते हैं उतना ज़्यादा हमारे पास जो है एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं। जब फॉर एग्जांपल किसी भी नोड को फ्रेश फ्रेम मिला और अब उसको पता है कि चैनल जो है वो आइडल है एंड वो इजीली ट्रांसमिट हो सकता है, तो क्या होगा कि अगर तो कोई कोलिजन नहीं होती तो नोड जो है वो अगले टाइम स्लॉट पे अगला फ्रेम अपना सेंड कर देगा। लेकिन अगर कोलिजन हो जाती है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो थोड़ी देर के लिए वेट करेगा और फिर जो है वो फिर से उसको रीट्रांसमिट करेगा। एंड अगेन अगर फिर से कोलिजन हो जाती है तो फिर वो वेट करेगा, फिर रीट्रांसमिट करेगा। कब तक? अंटिल सक्सेस, यानी कि जब तक वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट नहीं कर पाता तब तक। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखें प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं। ये किसके हैं? स्लॉटेड अलोहा के। अच्छा, अब इसमें प्रोज कहते हैं जी एडवांटेजेस को। ये प्रोज एंड कॉन्स आप लोगों ने शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए कर लेने हैं स्लॉटेड अलोहा के। तो सबसे पहले तो इनके फ़ायदे अगर हम देखें तो ये जो स्लॉटेड अलोहा है इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको एग्जीक्यूट करना सिंपल है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई एक नोड एक्टिव है, यानी कि सिर्फ अगर एक नोड एक्टिव है जो कि पैकेट सेंड करना चाहता है, तो उसकी ये अच्छी बात हो जाएगी कि वो मुसलसल जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये हाईली डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि ऐसे सिर्फ सारे नोड्स ने, सारे पैकेट्स ने सिर्फ मास्टर क्लॉक जो उनका एक समझ लें कि मास्टर माइंड है उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में रहना है। उसके अलावा कोई हब या इस तरह का सेंट्रल सर्वर नहीं है जिससे उनकी परमिशन लेनी ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम कॉन्स की यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें कोलिजन्स जो हैं वो समटाइम्स हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? यानी कि ये 100% जो है वो हमारे पास आइडियल नहीं है।
उसके अलावा इसमें मास्टर क्लॉक के साथ आपको सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। उसके अलावा समटाइम्स ये होता है कि नोड्स जो हैं वो कोलिजन को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, तो ये भी इसका मेजर डिसएडवांटेज है। अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करें तो जैसे उसकी 0.18 यानी कि 18% थी, तो यहाँ पे देखें कि इन्होंने इधर कैलकुलेट की हुई है, दैट इज़ 0.37। तो देखें 37% जो है इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, तो इट इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू सिंपल एलोहा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये कुछ फार्मूलाज हैं, यानी कि है तो मेन बस एक, आपने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई ख़ास नंबर ऑफ़ नोड है, ठीक है, और उसका हमने सक्सेस रेट देखना है, तो उसके लिए ये फार्मूला यानी कि प्रोबेबिलिटी एंड ऑल दैट। और अगर आपने किसी भी रैंडम नोड की सक्सेस रेट आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे आपने एंड जो है उसमें ये नंबर पुट कर देना है कि किस स्पेसिफिक नोड की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है CS432, इसमें मतलब न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो वो कोई बहुत सिंपल लेवल के होते हैं। कभी भी इस तरह नहीं होगा कि इतना मुश्किल कोई फार्मूला आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप इसको याद करके जाएं और इसमें कोई वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, ना इस तरह से MCQs में होता है, और ना, हाँ, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेसिक चीज़ें उनके न्यूमेरिकल्स होते हैं। लाइक ये नहीं कि हमने पूरी मैथ्स वहाँ पर करनी है। सो इस चीज़ में आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। अब यहाँ पे दो तरह के वैसे होते हैं, CSMA, CA एंड CD। एक कोलिजन अवॉइडेंस होता है एंड डिटेक्शन। फ़िलहाल हमारे हैंडआउट्स में CD है, तो हम इसको देखते हैं। अच्छा, कोलिजन को डिटेक्ट करना होता है, लाइक अगर दो या दो से ज़्यादा नोड्स इकट्ठे पैकेट सेंड करना चाह रहे हो, तो हमने उनको जो है वो डिटेक्ट करना है, यानी कि हमने पहले से मेक श्योर करना है कि इस तरह का क्लैश या कोलिजन जो है वो ना आए, ठीक है। इसके लिए बेसिक आइडिया है कि सबसे पहले हम सेंस करते हैं, यानी कि ये नहीं कि सेंडर जो है वो अंधाधुंध पैकेट्स को सेंड करी जा रहा है। वो पहले क्या करेगा, वो पहले लिसन करेगा, यानी कि सुनेगा कि आया चैनल फ्री भी है जहाँ मैं सेंड करना चाह रहा हूँ, रिसीवर उसको एक्नॉलेज कर पाएगा या नहीं, ठीक है। अब अगर सेंडर को दिखे कि चैनल जो है वो आइडल है, तो वो क्या करेगा, पूरे का पूरा फ्रेम सेंड कर देगा। लेकिन अगर सेंडर नोट करे कि ये तो अभी बिजी है, तो वो ट्रांसमिशन को डिले कर देगा, पोस्टपोन कर देगा, एंड इट विल वेट एंड अगेन रीट्रांसमिट व्हेन द चैनल इज सेंस्ड एज आइडल। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कोलिजन्स को हम डिटेक्ट करते हैं, एंड अगर दो या दो से ज़्यादा नोड्स इकट्ठे पैकेट सेंड करने लगे और हमें पता चल जाए कि जी कोलिजन होने लगा है, तो हम क्या करेंगे कि उन सारे ट्रांसमिशंस को अवॉइड कर देंगे, यानी कि कैंसिल आउट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आपका चैनल वेस्ट हुई जा रहा होता है बगैर बात के, कि ज़ाहिर है कोलिजन जब हो रहा है तो उस टाइम पे चैनल भी वेस्ट हो रहा है एंड टाइम भी ज़्यादा लग रहा है एंड एफिशिएंसी भी कम हो रही है। तो कोलिजन्स को डिटेक्ट करके हम इस प्रोटोकॉल के ज़रिए से चैनल के वेस्टेज लेवल को जो है वो कम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है जी CSMA CD की स्टेट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के एंड MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आइडल नाम से पता चल रहा है कि ये वो स्टेट है जिसमें हम देखते हैं कि चैनल, यानी कि चैनल वो एक समझ लें कि पाथ है जिसके ज़रिए से सेंडर ने डेटा सेंड करना है, एंड वहाँ से चल के जो है वो आपके पास समझ लें रिसीवर के पास रिसीव होना है, ठीक है। तो ये आइडल स्टेट बेसिकली वो होती है जिसमें चैनल जो है वो फ्री पड़ा हुआ है, और एंड किसी भी नोड के पास समझ लें कि उस वक्त परमिशन है कि वो इजीली डेटा अपना सेंड कर सकता है रिसीवर के पास, ठीक है। ट्रांसमिशन वो समझ लें स्टेट है जिसमें जो है वो सेंडर एक्चुअली सेंड कर रहा है डेटा को। एंड कंटेंशन में बेसिकली सारे नोड्स एज अ सेंडर जो है वो वेट करते हैं एंड दे चेक आउट वेदर द चैनल इज़ फ्री और नॉट, तो इसको बोलते हैं कंटेंशन। एंड इस स्टेट में क्या होता है कि अगर सेंडर को पता चल जाए कि भाई अभी जो है वो आइडल नहीं है उसका पाथवे, तो फिर क्या होता है कि लाइक आप, हाँ, फॉर एग्जांपल अगर हमें पता चल जाए कि चैनल जो है वो भी फ्री नहीं है, तो फिर वो उसको वेट करेगा, ठीक है। मतलब ये तीन बेसिकली इसके स्टेट हैं। फिर हम बात करते हैं जी बाइनरी यानी कि एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ की। अब बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ ये होता है कि हर कुछ कोलिजन्स के बाद जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो किसी भी रैंडम नंबर्स में से कोई एक नंबर पिक करता है जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। उस K को फिर 512 बिट्स से जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है, और फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू आई है, अगर तो उससे हमें पता चला कि चैनल आपके पास आइडल है, तो सेंडर जो है वो डेटा सेंड करने लग जाता है। लेकिन अगर पता चले कि जी अभी चैनल बिजी है, तो फिर वेट किया जाता है जब तक कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट ना हो जाए, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लियंट्स जो हैं वो कम होते हैं। अब अगर हमसे पूछ लें कि ये बाइनरी बैक ऑफ क्यों है, तो बाइनरी यानी कि हर स्टेप के बाद ये एक्सपोनेंशियली यानी कि पावर के हिसाब से, एक्सपोनेंट्स के हिसाब से जो है वो उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2-4 लोग बैठ के आपस में बात करें एंड उनको
बार बार जो है वो दरमियान में बात काटनी पड़ रही है या रोकनी पड़ रही है, तो हम अगर खामोश होंगे तो नेक्स्ट टाइम जब हम बोलने लगेंगे तो पहले से ज़्यादा हम वेट करेंगे अंटिल वी स्टार्ट स्पीकिंग। तो बेसिकली इसी तरह से जब कोई नोड जो है वो डेटा सेंड करने लगे एंड इट सेंसिस के चैनल अभी आइडल नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम वो पहले से ज़्यादा वेट करेगा। तो इस ज़्यादा वेट की वजह से ज़्यादा चांस होंगी कि हमारे पास कोलियंस कम होंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकऑफ का। फिर हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी का। तो अगर वो आपसे पेपर में पूछ ले कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें पूरे टॉपिक तो शॉर्ट या लॉन्ग में आते नहीं हैं, तो ये जो मैं बता रही हूँ कि ये शॉर्ट में आ जाता है, लॉन्ग में तो आपने इस हिसाब से जो है वो तैयारी करनी है। अच्छा, अब इसमें अगर हमसे पूछें कि जी CSMACD की जो एफिशिएंसी है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं, तो आपने कहना है कि ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोपोगेशन टाइम एंड एक हमारे पास आ जाता है जी ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखें कि 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर चैनल फुल भरा पड़ा हो, लाइक बहुत सारे नोड्स जो हैं वो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, तो क्या होता है कि वर्स्ट एक्सपीरियंस, वर्स्ट एफिशिएंसी, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा क्लियंस होंगे। और अगर बिल्कुल भी लोड नहीं होगा तो फिर भी पुअर परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि आपका चैनल जो है वो वेस्ट हो रहा है। पार्शियल लोड में क्या होता है कि एक टाइम तक नंबर ऑफ़ नोड्स या नंबर ऑफ़ सेंडर पैकेट्स बढ़ने से आपका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि एफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है ट्रांसमिशन टाइम से एंड इन्वर्सली रिलेटेड है प्रोपोगेशन टाइम से। यानी कि अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगी एंड वाइस वर्सा। एंड इसी तरह से ट्रांसमिशन टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास एफिशिएंसी होगी। ये फार्मूला आप लोगों ने देख लेना है। और उसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं, एक मिनिमम फ्रेम साइज़ है एंड आपके पास एक नेक्स्ट आ जाएगा मैक्सिमम फ्रेम साइज़। ठीक है, अब मिनिमम फ्रेम साइज़ में हमारे पास क्या है कि ईथरनेट जो आपको पता है एक प्रोटोकॉल समझ लें कि ये क्या करता है कि ये 64 बाइट्स रिकमेंड करता है। ठीक है, इसमें अब हमारे पास हेडर्स जो फ्रेम के स्टार्ट में लगे होते हैं ये भी इंक्लूडेड हैं। अब समटाइम्स क्या होता है कि सेंडर जो पैकेट या फ्रेम सेंड करने लगता है अगर तो उसका लेस देन साइज़ ऑफ 46 बाइट्स, तो क्या किया जाएगा कि उसको 64 बाइट्स बनाने के लिए उसकी पैडिंग की जाती है। यानी कि इसके आगे पीछे जो है वो पैड फील्ड्स हम ऐड करते हैं और फिर जब वो रिसीवर के पास जाता है तो फिर पैड फील्ड हटा देते हैं और जो एक्चुअल 46 बाइट्स का डेटा होता है वो हम सेंड कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अब दो बातें बताई हैं कि जो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं उनको कम साइज़ चाहिए होता है एंड जो ऑप्टिकल नेटवर्क्स होते हैं उनको लॉन्ग फ्रेम चाहिए हैं। अब ये क्या है, रीट्रांसमिशन टाइम्स है। ठीक है, अच्छा, अब वायरलेस नेटवर्क्स को जो है वो लेस साइज़ इसलिए चाहिए होता है ताकि रीट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है वो हम कम से कम रख सकें। इसको भी आपने एक बार रीड कर लेना है कि लाइक आपको जो है वो मिनिमम फ्रेम साइज़ जो है वो क्यों चाहिए होता है। तो हमने वैलिड फ्रेम्स को गार्बेज से वो करना होता है, सेपरेट आउट करना होता है, या फिर वो ये पूछ लेगा कि 64 बाइट्स का ही मिनिमम फ्रेम साइज़ क्यों है, उससे कम क्यों नहीं एक्सेप्ट होता। तो समटाइम्स क्या होता है कि गार्बेज वैल्यूज़ यानी कि छोटे छोटे बाइट्स की वैल्यूज़ आपके पास बेशुमार होती हैं जो एज अ पैकेट सेंड हो रही होती हैं, तो उनको हमने उनसे अवॉइड करना होता है और हम चाहते हैं कि सिर्फ वैलिड फ्रेम्स जो एक्चुअली में 64 बाइट्स के हों सिर्फ वो आगे जाके सेंड हो। तो इसके लिए जो है वो हम मिनिमम फ्रेम साइज़ हमने एक्सेप्ट किया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ईथरनेट की यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हैं, आपने बस इसको एक बार रीड कर लेना है। ये आपको ओवरऑल एक सिनेरियो बताया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल, वैसे ये एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है, इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो 2500 मीटर है एंड ये 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है, इन दोनों को लाइक आपने ये 50 माइक्रो सेकेंड को आपने डिवाइड करना है इससे 10 से, और फिर आपके पास एक नॉर्मल वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी 512 बिट्स एंड जब इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये 64 आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, फिर हम मैक्स फ्रेम साइज़ की अगर हम कंप्यूटेशन की बात करें तो ईथरनेट जो है जैसे 64 बाइट्स मिनिमम साइज़ है, इसी तरह 1500 बाइट्स जो है वो इसका मैक्सिमम साइज़ है। ठीक है, और ये लाइक किसने चूज़ किया है, किसने डिसाइड किया है, ये आर्बिट्रेरली यानी कि रैंडमली जो है वो DIX स्टैंडर्ड है, लाइक ये एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स डिसाइड करती है, उसने जो है वो आपके पास मैक्सिमम फ्रेम साइज़ 1500 बाइट्स जो है वो डिसाइड किया। ठीक है, अब अगर हमसे पूछें कि जी कौन कौन से फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं, तो सबसे पहले ओवरहेड, देन पाइपलाइनिंग एंड आफ्टर दैट ट्रांसमिशन एरर्स। तो ये शॉर्ट के या लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि अगर हम ओवरहेड की बात करें तो हमारे पास ये आ जाता है के मैक्स क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पैकेट है। ठीक है, और जितना मतलब आपके पास जितने भी फ्रेम्स हैं हर फ्रेम के पास कोई ना कोई ओवरहेड बिट यानी कि उसके हेडर या उसमें जो एक्स्ट्रा से लगी होगी उसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो पूरा मैसेज होगा उसकी लेंथ को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा कि अगर हमने ओवरहेड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपके पास एक रेशियो होगी दैट इज़ M/K मैक्स। तो K मैक्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ पैकेट है। यहाँ से आपने ये वाला जो है वो फार्मूला देख लेना है कि टोटल बिट्स इज इक्वल टू M यानी कि मैसेज ऑफ लेंथ यानी कि लेंथ मैसेज प्लस
प्लस आपने इस रेशो को जो है वो फाइंड आउट करना है एंड जो भी आंसर आएगा उसको ओवरहेड से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो ये रिलेशन याद रखना है कि जो लेंथ होती है किसी भी पैकेट की वो इन्वर्सली रिलेटेड है टू द नंबर ऑफ़ फ्रेम्स, ठीक है, यानी कि एक डिक्रीज़ होगी तो दूसरा इंक्रीज़ होगा। एंड अगर हमारे पास जब ये जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पैकेट बढ़ती है तो क्या होता है कि हमारे पास ये जो ओवरहेड है ये डिक्रीज़ होता है, यानी कि नंबर ऑफ़ फ्रेम्स और ओवरहेड आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं और ये दोनों इससे के मैक्स से जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है जी पाइपलाइनिंग का। पाइपलाइनिंग में हम क्या करते हैं कि एक कोई पैकेट है आपके पास या कोई मैसेज है उसको हम छोटे छोटे पैकेट्स में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, स्प्लिट अप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक पैकेट जो है वो सेंडर से रिसीवर के पास सेंड हो रहा है तो उस वक्त बाकी जो है वो उस वक्त पाइप में पड़े होते हैं और उसकी वजह से हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि हम चैनल को जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, पाइपलाइनिंग में हमारे पास दो सिनेरियोज़ हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। या तो ये होगा कि हम पूरे का पूरा पैकेट जो है वो सेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब पूरे का पूरा जब हम पैकेट सेंड करते हैं तो ये यहाँ पे आप देखें कि 2 टाइम्स जो है वो आपके पास ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स जो है वो आपका टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा लेकिन अगर हम लाइक आपके पास दूसरा सिनेरियो ये है कि हम उस पूरे पैकेट को पूरे का पूरा सेंड ना करें बल्कि उसको 2 पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट अप कर दें, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो ट्वाइस टाइम लग रहा था यानी कि डबल 2 टाइम्स टाइम लग रहा था वो अब 2 से लेस होकर 1.5 आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि पाइपलाइनिंग की वजह से हम ट्रांसमिशन या प्रोपगेशन टाइम जो होता है उसको ऐसे थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली ओवरहेड एंड पाइपलाइनिंग के दरमियान में ट्रेड ऑफ ये है कि अगर ओवरहेड की वैल्यू बढ़ रही हो फॉर एग्जांपल हमारे पास चैनल पे, तो हमें चाहिए कि जो लेंथ है मैसेज की उसको इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। इसी तरह से अगर पाथ की लेंथ बढ़ रही हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें पैकेट्स की जो लाइक मैसेज की जो लेंथ है उसको रिड्यूस करना चाहिए। सो यहाँ पे ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया कि अगर आपके पास ओवरहेड की प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको बिगर पैकेट्स यूज़ करने चाहिए। एंड इसी तरह से अगर डिले प्रॉब्लम है, कोई पाथ लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए फिर हमें छोटे छोटे पैकेट स्प्लिट अप करके जो है वो यूज़ करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वो आपसे पूछ लेगा कि फ़िक्स्ड फ्रेम्स जो हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो फ़िक्स्ड फ्रेम्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम फ़िक्स्ड फ्रेम्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास परफॉर्मेंस रेशियो जो है, परफॉर्मेंस की मेजरमेंट जो है हम उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन से परफॉर्मेंस फैक्टर्स हम मेजर कर सकते हैं अगर हम फ़िक्स्ड फ्रेम्स यूज़ करें। लेटेंसी होती है लाइक सेंडर के पैकेट सेंड करने एंड रिसीवर के उसको रिसीव करने में दरमियान में कितना जो है वो डिले हुआ है, ठीक है। थ्रूपुट एक मैक्सिमम आपके पास कितनी बैंडविड्थ है उसको बोलते हैं एंड सेल लॉस, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके अलावा फिक्स्ड फ्रेम्स का एक और फ़ायदा ये है कि रिसोर्सेज को हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई पहले से टाइम स्लॉट फिक्स किया हुआ है कि हर पैकेट को 2 फॉर एग्जांपल मिली सेकेंड्स मिलने हैं, तो उससे क्या होगा कि कोई भी इस तरह का फ्रेम जो है वो पीछे बैकग्राउंड में पड़ा नहीं रहेगा और हर पैकेट को जो है वो आगे आने का मौका मिलेगा और सेंड होने का जो है वो उसको चांस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हैं, यानी कि जो हमने चीज़ें नोट करनी होती है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि क्या फ़िक्स्ड साइज़ हमें रखना चाहिए। फिर उसके बाद हमने एक रेशो चेक करनी होती है हेडर टू पेलोड उसका जो बाकी वाला पार्ट है एंड हेडर जो उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट है, और उसमें हम ये देखते हैं कि मिनिमम साइज़ आपके पास फ्रेम का है या फिर हमें पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा कुछ वीडियो कॉल्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस जैसे होती हैं या वॉइस वगैरह, तो उसमें हमने देखना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कितना डिले जो है यानी कि कितना जिटर वगैरह जो है वो हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। एंड इसी तरह से यहाँ पे आपने एक फार्मूला देखना है अराइवल रेट का, ये दैट इज़ K/R। के हमारे पास पैकेट लेंथ है एंड R हमारे पास जो है वो इसका रेट है ओवरऑल। तो यहाँ से ये हो गया। उसके अलावा ये आपके पास एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड जो है, इसमें हमारे पास मैक्सिमम डेटा का रेट है जी 53 बाइट्स। अब इस 53 बाइट्स को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसमें 48 बाइट्स का पेलोड पड़ता है एंड बाकी जो 5 बाइट्स हैं दैट इज़ ऑफ हेडर, ठीक है। और इसकी अच्छी बात ये होती है कि हमारे पास जो है ये सर्किट लाइक आपको बिहेवियर प्रोवाइड करता है। और इसका अगर इसका हम प्रोज देखें लाइक इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, लेकिन ज़ाहिर है इसके कोई कॉन्स भी हैं। एंड वो क्या है कि अगर हमने कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए जो है वो ये काफ़ी हार्मफुल या वर्स्ट केस सिनेरियो में जो है वो जा सकता है। सो बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कवर। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो या क्यूरियस हो, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़।